यूट्यूब पे आप लोगों की तरफ से जो सवाल भेजे गए हैं तज्जियाकारों से उनके जवाब जानते हैं। भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। भट्टी साहब, एक सर्वे से मुतल्लिक आपसे सवाल पूछा जा रहा है। गैलप सर्वे है, लोगों को पता है आपकी छेड़ है, इसलिए उन्होंने आपसे सवाल किया। अच्छा, पूछा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 12% पाकिस्तानियों को लगता है कि सियासी जमातें इक़्तिदार संभालने के बाद वादे पूरे करती हैं। अगर जमातें वादे पूरे नहीं करती तो बयानिया हर बार कामयाब कैसे हो जाता है? क्या मतलब है मैडम शेख कि बाकी जो 88% है उनको लगता है कि वादे पूरे करती हैं? सर नहीं, 12 ये कह रहे हैं कि हमें लगता है कि वादे पूरे करती हैं, बाकी जो 88% है वो कहते कोई नहीं वादे पूरे करती। अच्छा। तो मैडम शेख पहली बात यह है कि ये 12% भी बड़े खुश नसीब हैं, इनसे मैं मिलना चाहूँगा, इन बहादुर सपूतों से। पहली बात तो ये है मैडम शेख, सर्वे को एक तरफ रखें कि पाकिस्तान जो है ये सब्ज़ बागों वाले मंशूरों का कब्रिस्तान है, वादों दावों और नारों का कब्रिस्तान है। यहाँ मंशूर तो बनते हैं मगर वो सिर्फ़ इलेक्शन में तकरीरों के लिए बनते हैं। और दूसरी बात जो मज़े की है वो यहाँ ये है कि यहाँ कारकर्दगी पर वोट नहीं मिलते। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर सोचता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब का जो परवेज़ मुशर्रफ दौर का वज़ारत आला का दौर था, उसको पंजाब में बेस्ट दौर गिना जाता है, इवन शहबाज शरीफ साहब के दौर से भी। लेकिन वो अगले ही इलेक्शन में काफ लीग हार गई, उसमें हरवाया गया या हार गई ये अलहदा बात है, लेकिन हार गई। सिंध को ले लें, सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी आप सब के सामने है, कोई इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिंध में मुसलसल जीत रही है। खैबर पख्तूनख्वा को ले लें, खैबर पख्तूनख्वा में कहा जाता है कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन वहाँ तीसरी मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये यहाँ वाकई एक बयानिया चलता है, एक हवा चलती है, और उस बयानिए में वो बयानिया बहा के ले जाता है सारी कारकर्दगी, और सारी ना ऊपर हुक्मरान कोई इस तरफ तवज्जो देते हैं सियासतदान, मतलब ना नीचे आवाम अकाउंटेबल करती है। ठीक है, थैंक यू भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं जी। रीमा उमर साहिबा, आपसे पूछा जा रहा है, इसहाकदार कहते हैं कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने का इरादा रखती है, लेकिन यूनियन टेरिटरी की हैसियत बरकरार रहेगी। सवाल ये है कि इस बहाली की फिर अहमियत क्या होगी? अलीना, अभी बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं, स्पेकुलेशन है। मेरे लिए वो क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट होगी, क्या चेंज लाया जाएगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट के भी सुनेगी कुछ दिन में, तो उससे भी शायद हमें मज़ीद क्लैरिटी मिले। तो जब तक कुछ फैसला होता नहीं है, मेरा ख्याल है प्रेमेच्योर होगा उस पर कॉमेंट करना। ये भी सुनने में आ रहा है कि कश्मीर को, जम्मू को स्टेट बना दिया जाएगा, लेकिन कश्मीर को नहीं बनाया जाएगा। जो स्पेशल स्टेटस था उसके बाद जो कमिटमेंट्स हुकूमत ने की थी वो करेगी, किस हद तक वो पूरी होंगी। जब ख़त्म किया था, एब्रोगेशन हुई थी आर्टिकल 370 की, वो सब आने वाले कुछ दिनों में हमें उस पर क्लैरिटी मिलेगी। तो अभी मेरा ख्याल है प्रेमेच्योर है इस पर कॉमेंट करना। जब ये सब हो जाएगा तो हम ऑफ कोर्स उस पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत रखता है ऑफ कोर्स ये इशू। ऑफ कोर्स, थैंक यू, फेयर इनफ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं फिर। फ़खर दुरानी साहब की तरफ सवाल लेके चलते हैं, या नया सवाल कर लेते हैं फ़खर साहब से। फ़खर साहब, पूछा जा रहा है आपसे, स्पीकर कौमी असम्बली ने बगैर छुट्टी की दरख्वास्त दी है, गैर हाज़िरी पर शेख वकास अकरम को वार्निंग दी, रुकनीत ख़त्म करने का इशारा दिया है। क्या कोई ऐसा निज़ाम नहीं होना चाहिए जो अरकान को ऐसा करने से रोके? बिल्कुल, इसके लिए निज़ाम भी है। ऑलरेडी जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसमें बाकायदा इसमें बताया हुआ है कि 40 डेज़ तक अगर कोई एब्सेंट होता है रुकन, और वो भी विदाउट लीव ऑफ एप्लीकेशन है, उसके बगैर होता है, तो उसको जो है वो डी-सीट किया जा सकता है। और उसका बाकायदा प्रोसेस और प्रोसीजर बताया गया है कि अगर ये 40 डेज़ के बावजूद भी वो एब्सेंट रहता है तो उस पर फिर हाउस का जो है वो वोट लिया जाता है, और उसके बाद ही ये फ़ैसला किया जाता है। लेकिन ये मेरा ख्याल है एक एक्सट्रीम स्टेप होता है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो स्पीकर हो या फिर चेयरमैन सेनेट हो, वो उठाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें नॉर्मली ये रूटीन में होता है कि ज़्यादातर अरकान अगर वो एब्सेंट होते हैं तो वो उनकी लीव ऑफ एप्लीकेशन उसकी शुरू में इजलास शुरू होते ही उसकी बाकायदा अप्रूवल ले ली जाती है। तो ये इसी तरह का वो पहले भी वो करते रहे हैं। ये कोई एक्सट्रीम ही होगा अगर ये इस तरह का कोई फ़ैसला शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ कोई स्पीकर उठाते हैं तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। उमर चीमा साहब,
उमर चीमा साहब, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपके लिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा है कि पाकिस्तान समेत बाज़ ममालिक के जंगजू रूस के लिए लड़ रहे हैं। दफ्तर खारजा ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद और मनगढ़ंत तो कहा है, लेकिन यूक्रेन ने अचानक पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया क्यों है? अलीना, आजकल दावे करने का और इल्ज़ाम लगाने का तो फैशन है, लोग लगाते भी हैं, और जो सरबराह मुमलिकत है वो इस तरीके से दूसरे मालिक में एक अपनी प्रेजेंस का भी एहसास दिलवाते हैं, लेकिन मुझे इसकी कुछ सेंस बनते हुए नज़र नहीं आती। अगर कोई मुस्लिम कंट्री होता तो हम ये समझते हैं कि शायद कोई जहाद के जज्बे से कोई लोग या कोई मजहबी जमात जो है वो उनको लेकर गई है। जिस तरह शाम में जब मामला चल रहा था तो उस टाइम पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग उधर जा रहे थे, या अफ़गानिस्तान का भी कुछ इसी तरह का मामला था। चेचनिया के हवाले से हम सुनते थे कि चेचनिया में भी लोग जाते हैं, पाकिस्तान से भी जाते हैं। यूक्रेन के हवाले से मुझे समझ नहीं लगती कि ये क्यों है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि कोई लोगों को कोई एक अच्छी ज़रिया मुआश के लिए कोई ऐसा पैकेज दे दिया गया हो कि आपको फ़लाँ जगह पर ले जाएंगे और बाद में पता चले कि वो कहीं यूक्रेन में पहुंच गए हैं। कोई इस तरह का मामला हो सकता है। कोई अदरवाइज़ कोई मुझे ऐसी कोई बड़ी कोई ऑर्गेनाइज्ड मूव, जिस तरह लोग शाम जाते थे या चेचनिया जाते थे या अफ़गानिस्तान जाते थे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और वैसे दफ्तर खारजा ने इस बात को डिसमिस भी किया है कि वो जी सर, बिल्कुल। कोई लेकिन उसकी सेंस भी कोई बनती नज़र नहीं नज़र आती। आ मेरा रही। नहीं ख्याल कि इस दावे में कोई हकीकत है या कोई वजन है।